मैं श्योर नहीं थी कि how long this sports journey will continue, but when I won medal, it increased my confidence and I started enjoying it. इस इवेंट से पहले मैं कभी मेरे हरियाणा स्टेट से और दिल्ली से बाहर नहीं गई, और जैसे ही मैंने गोल्ड मेडल जीता तो वहाँ पे मेरे कोच थे और जो ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने कहा था लो अब तो जहाज में बैठेगी एकता। तो एक पुरानी कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और जो कर गुजरने का जज्बा होता है जिन लोगों में, उनके लिए कोई भी बैरियर, कोई भी एक्सक्यूज इतना बड़ा नहीं होता कि वो उनको किसी भी चीज से रोक सके। और आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। 2018 के एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, और ना जाने ऐसे कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस एंड वेलकम द इंडियन स्टार एथलीट एकता भयान। Thank you so much for such a warm welcome and thank you for giving me this opportunity कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ, और आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैम, आपके साथ मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगा। Like in 2003, that horrific accident thing happened, and afterwards in 2016 you actually opted sports to pursue as your career. तो मैम, वो 2003 से लेके 2016 का जो ट्रांजिशन था, इसमें वो पूरा थॉट प्रोसीजर क्या था, और आपने कैसे सोचा कि अब मुझे यहाँ पर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स में आगे करियर बनाना चाहिए? यस, 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक सड़क दुर्घटना में, जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई एट सर्वाइकल लेवल। दैट मीन्स आई ब्रोक माई नेक, एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ माई लोअर लिम्स एंड पार्शियल पैरालिसिस ऑफ माई अपर लिम्स। इस डिसेबिलिटी को क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी बोलते हैं। वो बहुत टफ टाइम था क्योंकि लाइफ वॉज कम्प्लीटली चेंज, एंड उस समय में तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स करूँगी या आई could do sports, क्योंकि जो मेरी डिसेबिलिटी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिसेबिलिटी, हाईएस्ट इम्पेयरमेंट उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। मैंने 9 महीने अस्पताल में बिताए, 3 सर्जरीज हुई मेरी। सो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और 2013 तक मैं अपनी पढ़ाई में ही बिजी थी। मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और एक जो मेरा मकसद था एक इंडिपेंडेंट होने का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, तो मैंने उसको पहले परस्यू किया। आई वॉज नॉट प्लानिंग टू गेट इनटू स्पोर्ट्स। इट हैपेंड लाइक जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो कुछ मेरे इंटरव्यूज न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए, एंड दैट आर्टिकल रीच टू माय कोच अमित सरोहा। ही इज एन अर्जुन अवार्डी एंड हिमसेल्फ अ पैरा एथलीट विद सेम डिसेबिलिटी ऑफ क्वाड्रिप्लेजिया, और वो भी क्लब थ्रो खेलते हैं। तो ही कॉन्टेक्टेड मी, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस डिसेबिलिटी में भी आप खेल सकते हैं। तो क्लब थ्रो एक ऐसा गेम है जो स्पेशली इन क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सो आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग विद मिस्टर अमित सरोहा सर, और 2016 में मैंने अपना पहला नेशनल खेला और आई वोन अ गोल्ड मेडल देयर। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, और मैं श्योर नहीं थी कि हाउ लॉन्ग दिस स्पोर्ट्स जर्नी विल कंटिन्यू, बट व्हेन आई वोन मेडल इट increased my confidence and I started enjoying it. And yes, it was difficult with the job, but you never know your caliber until you are in those situations. I started pushing my mental boundaries and physical boundaries. So it happened like that, and I'm enjoying this journey a lot of parasports. अभी जैसा कि आप हरियाणा गवर्नमेंट में अभी आप एक एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसके साथ साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करना और कॉन्टिन्यूसली इतने सारे मेडल्स अपने नाम करना, तो उस चीज़ को लाइक अपने जो वर्क लाइफ है और अपना जो स्पोर्ट्स का जो आपका एक लाइफ है, उसे कैसे आप पूरी तरह से बैलेंस कर पाते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ से आपकी वर्क की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ आपका जो देश का वो है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पोर्ट्स में, क्लब थ्रो एंड जो आप डिस्कस थ्रो में आप जिस तरह से आप देश को रिप्रेजेंट करिए, तो इसको आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई डिपार्टमेंट। My department is Department of Employment Haryana. I'm working as District Employment Officer, और वो बहुत cooperative है। After winning medal at Asian Para Games, मैं एक elite
एथलीट्स की लिस्ट में आ गई थी, जिसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे डिपार्टमेंट ने। और ड्यूरिंग इवेंट्स या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इवेंट्स, ड्यूरिंग कैंप्स, तो आई गेट द लीव फ्रॉम माय डिपार्टमेंट टू परस्यू माय ट्रेनिंग। एकदम हम जैसे कि हम सब जानते हैं आपने 2016 में पूरी तरह से स्पोर्ट्स को ऑप्ट आउट किया कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है। तो मैम जी। उस टाइम पर जो पहला मैच आपने खेला उस मैच से जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। आई डेफिनेटली यू हैड दोस बटरफ्लाइज इन योर स्टमक और आज भी वो होगा कहीं ना कहीं। बट उस टाइम की जो मेमोरीज होंगी जो पहला मैच होगा उस टाइम पर कैसे आपने खुद की नर्व्स को होल्ड किया। वो एक ऐसा मैच था कि जिसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं थी। मैं अपने आप से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट येस कि एक जो डिज़ायर होती है वो डिज़ायर तो थी कि मेडल जीतूँ। और उस इवेंट का जो एक इंसिडेंट है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज़ दैट कि इस इवेंट से पहले मैं कभी मेरे हरियाणा स्टेट से और दिल्ली से बाहर नहीं गई आफ्टर माय एक्सीडेंट। मैं या तो एग्जाम्स देने दिल्ली चंडीगढ़ जाती थी या हमारे रिलेटिव्स के यहाँ डॉक्टर्स को विजिट करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि स्पोर्ट्स के माध्यम से मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जैसे ही मैंने गोल्ड मेडल जीता तो वहाँ पे मेरे कोच थे और जो ऑफिशियल्स थे आई थ्रू 9.50 समथिंग। एंड तो उन्होंने कहा था लो अब तो जहाज में बैठेगी एकता। तो उससे पहले मैं जहाज में भी नहीं बैठी थी और उससे पहले माय लाइफ वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माय जॉब एंड माय स्टडी। सो जैसे ही मैंने वो मेडल जीता तो मेरी फैमिली ने लो अब एकता जहाज में बैठेगी। वैसे तो हर किसी को फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, बट जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उनको ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब भी हमारी कंट्री में एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और एक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। So you need two persons. Like for my quadriplegic disability, I need two persons 24/7 for my day-to-day activities, for helping me in my training in my ground. So ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर किसी को फैमिली सपोर्ट चाहिए पर डिसेबल लोगों को थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट डिसेबल फ्रेंडली। एकता मैम जैसा कि आपने अभी बोला कि हमारे देश में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की अभी सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। जी। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप जब किसी भी इंटरनेशनल फोरम या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप वहाँ पे बाकी जी। पैरा एथलीट्स को देखते हैं, तो उन पैरा एथलीट्स और भारत के पैरा एथलीट्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? अगर हम गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से बात करें तो क्या कोई ऐसी मदद आप गवर्नमेंट से मांगना चाहेंगे कि आगे आने वाले फ्यूचर में पैरा एथलीट्स को और भी ज्यादा मदद मिले? क्योंकि एक सोसाइटी का वो बैरियर तो रहता ही है, वो तो डिफिकल्ट पार्ट है ही उससे आगे बढ़ना। बट गवर्नमेंट के हिसाब से और गवर्नमेंट के थ्रू आप किस तरह की हेल्प चाहती हैं आगे जो बडिंग पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए? देखिए, दो तरह के सपोर्ट हमें चाहिए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल हो, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अफोर्ड अ पर्सनल कार। हर कोई मतलब चाहे तो मेट्रो से जाकर अपना या बस से जाकर या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाकर अपने स्टेडियम तक पहुंचे। बट मेट्रो इज एक्सेसिबल, बट मेट्रो तक पहुंचे कैसे? वहाँ पर भी आपको वहाँ तक पहुंचने में भी एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। कोई आपको कार में ड्रॉप करेगा या आपको कोई ऐसा पब्लिक ऑटो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर आपको चाहिए। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट। और अब भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आई नीड टू एक्सप्लोर क्या वहाँ पे रैम्प्स या लिफ्ट्स हैं। तो इट इज़ अ बिग चैलेंज। इसी वजह से बहुत सारे डिसेबल्ड लोग अपने घर तक ही सीमित हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो बाहर जाएं। इतना फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता कि वो बाहर तक जा पाएँ। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में एक्सेसिबल होगा, व्हीलचेयर फ्रेंडली होगा, तो हम अपने गोल्स परस्यू कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो एजुकेशन का है। So in this context, we are lagging behind from other countries. Still, we are having very poor literacy rate. बहुत जो हमारी शिक्षा दर है डिसेबल्ड लोगों की, that is only about 35%. और जो women with disabilities हैं वो इससे भी कम है। तो वो घर तक ही सीमित है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ें एक्सेसिबल हों तो they can also pursue their careers. And second thing, we are not having that good quality assistive devices in our country, और अगर हैं भी तो they are very expensive. तो एक राइट असिस्टिव डिवाइस में आएगा आपका आर्टिफिशियल लिम्ब, आपकी व्हील चेयर, आपकी हियरिंग एड,
जो भी आपको ज़रूरत हो, जिससे आपकी लाइफ विल बी ईज़ियर एंड डिग्निफाइड। तो व्हीलचेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो दूसरे देश के एथलीट्स हैं, दे आर यूजिंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स या कहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब जब आप एक एलीट एथलीट हो जाते हैं तो यू कैन अफोर्ड दैट और गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट एक असिस्टिव डिवाइस ऐसी चीज़ है कि अगर वो किसी डिसेबल बच्चे से ही उसे स्टार्ट हो, उसे मिलने लगे तो उसके पेरेंट्स को उसको गोदी लेकर या बैग पे नहीं लेके जाना होगा स्कूल में। अब भी बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स बैग पे या गोदी में लेके जाते हैं स्कूल तक। तो अगर एक राइट असिस्टिव डिवाइस होगा जिससे उनका पोस्चर सही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट भी होंगे कुछ हद तक और एक डिग्निफाइड लाइफ होगी। तो अगर वो एक रीजनेबल प्राइस पे हमें मिलेंगे तो वी विल बी हैविंग अ वेरी बेटर पिक्चर, अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द कमिंग टाइम।